नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपके कहानी विभाग से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता भीष्म साहनीचे का लिखा हुआ उसको हम देख रहे थे। यहाँ पे कहानी जो है मुख्य पात्र में मंगल सेन उसी के ऊपर आधारित, उसी के इर्द गिर्द आधारित ये कहानी है। और मंगल सेन जो है एक रिटायर्ड फौजी है जो फौज से बाहर हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है। अभी उसके पास कोई धन या संपत्ति ना होने की वजह से बाबूजी उसके बड़े भाई उनके यहाँ आश्रय लेकर रह रहा है। आश्रय लेकर रह रहा है तो यहाँ पे देखिए मंगल सेन घर का दूसरा बड़ा सदस्य समझकर अपने आप को घर में ठाठ बाट से रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बाबूजी नहीं चाहते कि वो ठाठ बाट से रहे। बाकी जब लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही मंगल सेन को भी काम करना चाहिए, क्योंकि हर बार मंगल सेन को डांट रहे हैं और उसके रहन सहन है, उसके जो हुलिया है, उसका जो बर्ताव है, उससे हर किसी को परेशानी है कि वो ठीक तरह व्यक्ति नहीं है, ठीक से कामकाज नहीं करता। और यहाँ पे वीर जी जो बाबूजी के सुपुत्र है और मंगल सेन का भतीजा है जिसकी सगाई होने वाली है, और उस सगाई में वीर जी ने कहा है कि केवल बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। जब बहस होती है और बहस के दौरान मंगल सेन के साथ बाबूजी का व्यवहार देखते हुए वीर जी ने ये कहा कि अगर बाबूजी अकेले नहीं जा सकते तो चाचा मंगल सेन को लेके जाएंगे, बस ये दोनों जाएंगे और कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपत्ति होती है क्योंकि बाकी सभी लोगों को मंगल सेन का जाना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही वो एक तरह से अमीर व्यक्ति लगता है। तो सब्जियों के बीच जाकर अगर कोई ऐसी वैसी हरकतें कर लेगा जिसकी वजह से इनकी मान प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी, इस सोच में वो मना करते हैं। लेकिन वीर जी की जिद की वजह से मंगल सेन को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं बाबूजी। और आगे जैसे ही मंगल सेन तैयार होता है उसके पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है, फिर बाकी घर के सभी सदस्य मिलकर उसको तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाकर सब्जियों की तरह भेजते हैं। आगे आगे बाबूजी जाते हैं, पीछे मंगल सेन जाता है लंगड़ता हुआ, क्योंकि उसका पैर एक ठीक नहीं है, लंगड़ रहा है। तो आगे सब्जियों के घर में जो उसने सपन में देखा था, सपन में देखा था किस तरह से खातिरदारी होती है उसकी, उसी तरह से यहाँ पे सब कुछ होता है। और मंगल सेन बहुत ही खुश है क्योंकि उसको लेके आए हैं सगाई करवाने के लिए। और यहाँ पे बातचीत के दौरान क्या तय होगा घर पे कि 1 रुपया 4 आना, इसी में सगाई का सारा इंतजाम होना चाहिए और इतनी ही मांग रखनी चाहिए क्योंकि वीर जी ने कहा है। और उसके मुताबिक बाबूजी भी यहाँ पे मांग रखते हैं कि 1 रुपया 4 आना 25 पैसे जितने ही दीजिए, बस इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे समधी जो है वो तैयार नहीं है, आगे बढ़कर कुछ देने का इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए कहकर वो उनको मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबूजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें, मैं मजबूर हूँ, मैं और कुछ नहीं ले सकता, सिर्फ 1.25 रुपए ही ले सकता हूँ। यह उसूल की बात है, मैं तो 1.25 रुपए से ही संतुष्ट हूँ, इसी को लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे, आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, आप खुश रहिए, आप सलामत रहिए, आप केवल मुझे 1.25 रुपए देकर अपनी पुत्री को विदा कीजिए, आपकी पुत्री हमारे यहाँ पे आकर लक्ष्मी बनकर रहेगी। तो ये बात कहते हैं बाबूजी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो गया था। वो हुमक कर बोला, एक बार कहे जो दिया जी कि हम 1.25 रुपए लेंगे, आप बार बार क्यों तंग करते हैं। यहाँ पे मंगल सेन को भी रहा नहीं गया, बड़ा होने का जो रुतबा
रुपया है जो मिला है उसको दिखाना चाहता है। वो एकदम से उछल पड़ा और बोला समझियों से एक अकड़ के साथ कि एक बार बाबूजी ने कह दिया कि 1.25 रुपया लेंगे तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, आप 1.25 रुपये दीजिए बस। यहाँ पे देखिए जो नरमी बाबूजी अपना रहे हैं वैसी बातें तो मंगल सेन नहीं कर रहा है, बल्कि कठोरता के साथ कर रहा है जो एक्चुअल लड़कों के पिता करते हैं या लड़कों के रिलेटिव्स करते हैं, ऐसे कठोर बातें। बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं, लाला जी ने आसरा दे रखा है। यहाँ पे बाकी लोगों को कोई बुरा ना लगे इसलिए लड़की के पिता केवल मुस्कुराए और अपने लोगों को, अपने जो रिश्तेदार थे उनको बताते हुए कहा कि ये लड़के के चाचा हैं, दूर के, ना कि पास के। यहाँ पे असल में ये खून का ही रिश्ता है, ये पास के ही चाचा है, सगे भाई है उनके पिता के, लेकिन यहाँ पे दूर के के डाल दिया गया। और ऊपर से घर में टिके हुए, अर्थात उनको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए घर में आश्रय लेकर रह रहे हैं और लाला जी अर्थात बाबूजी ही उनको पाल रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई ताकि लोगों को इनकी बात के बारे में बुरा ना समझे। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी। एक में केसर, दूसरे में रामगला धागा और तीसरे में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चौवन्नी। देखिए यहाँ पे समधियों ने भी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जैसा मांग रखा था वैसे ही पेश किया। क्या किया उन्होंने, एक बर्तन लाकर सामने रख दिया। बर्तन पूरी तरह से चांदी का था, उसके अंदर चांदी की 3 कटोरियां थी और 3 चम्मच थी। एक कटोरी में क्या था, केसर जो शुभ अवसर पर दिया जाता है केसर, वो था। दूसरी में रंगीला धागा जो इस्तेमाल करते हैं शादियों में। और तीसरे कटोरी में चमकते हुए चांदी की 1 रुपए की सिक्का और चौवन्नी का सिक्का उसमें रखा हुआ था। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे हुए थे। अलग से 3 कटोरियां और 3 चम्मच रखे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा, क्योंकि यहाँ पे चांदी की कीमत उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा थी और चांदी के एक सामान को देते हुए उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपने मान प्रतिष्ठा की बात भी रखी। 1.25 रुपया ही दिया उन्होंने, लेकिन दिया किसमें, चांदी के बर्तनों में। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों और थाल और चम्मचों का मूल आंकने लगे। तो केवल 1.25 रुपया लेने आए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने थाल लेने की जो भी उन्होंने लाया था उस सबको स्वीकार करते हुए अंदर ही अंदर मन में उन सभी चीजों का हिसाब किताब करने लगे कि कितने रुपए के होंगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी जब दोनों भाई सड़क पर आके दिखाई दे रहे थे। मनोरमा अपने घर के छत पर खड़ी होकर दूर से नजर दौड़ा रही थी कि वो आते हुए नजर आए। तभी ये दोनों भाई यानी कि बाबूजी और मंगल सेन दोनों दूर से आते हुए नजर आए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ और आगे आगे बाबूजी चल रहे थे। तो मंगल सेन के कंधे पर थाल रखा हुआ था, लाल रुमाल में बांधा हुआ, और आगे आगे बाबूजी चल रहे और पीछे पीछे मंगल सेन चल रहा है। वीर जी अब भी अपने कमरे में ही थे।
और पलंग पर लेटे किसी नॉवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। वीर जी क्या कर रहे थे? अपने कमरे में बैठे हुए थे और कुछ नॉवेल पढ़ते हुए उसमें अपने मन को लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था क्योंकि बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे, सोच रहे थे, इसलिए उनका माथा थका हुआ था। माथा यानी कि सर दुख रहा था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। मगर क्या है, अपने दिल पर वो कम एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। अंदर से कुछ भावनाएं उमड़ रही थी, वो बार बार उछल रहे थे, हंस रहे थे। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? प्रभा यानी कि उसकी होने वाली बीबी का नाम है। वो सोच रहा है कि क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी, क्योंकि सगाई का कार्यक्रम है, अवश्य उसने चाचा जी के हाथों कोई संदेश भेजा होगा। 1.25 रुपए में सगाई ढलवाने के बारे में वह क्या सोचती हो? 1.25 रुपए में जो सगाई ढलवाने की बात हुई है, जो निर्णय हुआ है, उस पर वो क्या सोचती होगी कि मैं कितना कंजूस हूं या फिर कितना आदर्शवादी हूं। मन ही मन में तो जरूर मेरे आदर्शों का गुणगान करती होगी। मन ही मन क्या कर रही है? अवश्य ही मेरे आदर्शों के गुणगान कर रही होगी, सहारती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपने सगाई डलवाने के लिए भेजा है, वो भी एक तरह से मेरे लिए आदर्श मानती होगी। एक गरीब आदमी यानी कि मंगल सेन उसका चाचा, उसको सगाई डलवाने के लिए बाबूजी के साथ भेजा है, तो वो भी उसके लिए समझती होगी कि बड़े उच्च विचार हैं। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, कितने गुण आदर्श वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। अभी घर नहीं पहुंचे हैं दोनों, मंगल सेन और बाबूजी थाल लेकर, तो सभी के इंतजार में बैठे हुए हैं उनके। तो आने के बाद क्या होता है कल हम फिर देखेंगे। कल मिलते हैं। धन्यवाद।